नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जुलाई में सीटीएट की एग्ज़ाम है और कहीं ना कहीं उसके साथ ही साथ एमपीटीएट की सिलेक्शन एग्ज़ाम है। एचटीएट, पीआरटी, यूपीटीएट जैसी एग्ज़ाम हमारे सामने हैं और इन सभी एग्ज़ाम्स के अंतर्गत जो कॉमन विषय है वो है पर्यावरण अध्ययन। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, प्रत्येक दिन पर्यावरण अध्ययन की एक बेहतरीन और शानदार क्लास आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। उसी श्रृंखला में आप लोगों के लिए आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं भारत की राष्ट्रीय धरोहर को लेकर। प्यारे साथियों, भारत की जो राष्ट्रीय धरोहर है उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों की आज हम चर्चा करने वाले हैं और ये सारे वो प्रश्न होने वाले हैं जो विगत वर्षों में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बस शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए और आप लोगों को यहाँ पर एक बेहतरीन और शानदार राष्ट्रीय धरोहर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न में देने वाला हूं। सारे के सारे वो प्रश्न रखे गए हैं जो विगत वर्षों में टीएट की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त प्रश्नों के साथ में। चलिए, सबसे पहली चीज तो आप लोगों को मैं बता दूं कि राष्ट्रीय धरोहर क्या होती है। तो राष्ट्रीय धरोहर का मतलब ये कोई ऐतिहासिक हो सकती है, सांस्कृतिक हो सकती है, प्राकृतिक हो सकती है, जिनको कहीं ना कहीं यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को क्या है, विश्व का एक सबसे बड़ा संगठन है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, जो प्राकृतिक वस्तुएं जो होती है उनको कहीं ना कहीं संरक्षण प्रदान करने का एक संगठन होता है जिसे बोलते हैं यूनेस्को। ठीक, इसके द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है और उसमें उनको शामिल किया जाता है। ठीक, तो पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। आपको बताना है ताजमहल, लाल किला, गेटवे ऑफ इंडिया, कुतुब मीनार, इन चारों में से जो यूनेस्को की लिस्ट है इसमें कौन शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। प्यारे साथियों, यदि देखा जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसकी यदि हम बात करें तो इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 2। भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा है। यदि हम भारत के विश्व धरोहर स्थल की यदि हम बात करें तो पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा है। अजंता की गुफाएं, ताजमहल, खजुराहो, हम्पी। तो यहां पर यदि हम बात करें कि भारत का पहला विश्व धरोहर जो है वो कौन सा है, तो वो है अजंता और एलोरा की गुफाएं, जो कि आप लोग देखेंगे कहां पर मिलेगी, आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। ठीक, वहीं हम्पी की यदि हम बात करें तो ये कहां पर है, कर्नाटक में है। ताजमहल की यदि हम बात करें तो ये यूपी में है और खजुराहो की यदि हम बात करें तो ये स्थल कहां पर है, एमपी में है। ठीक, वहीं अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी यूनेस्को के बारे में। तो इसका मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संगठन है जिसके द्वारा 2023 तक यदि हम बात करें तो इसकी लिस्ट में टोटल कितने क्षेत्रों को शामिल किया जा चुका है। तो 2023 तक यदि हम बात करें तो टोटल क्षेत्र जो है प्यारे साथियों वो है 42। ठीक, इन 42 में से यदि हम देखें तो 34 जो है वो है सांस्कृतिक। कैसे हैं, सांस्कृतिक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वहीं यदि देखा जाए प्यारे साथियों 7 जो है वो है प्राकृतिक, 7 क्या है, प्राकृतिक है। और एक की यदि हम बात करें तो एक जो है वो मिश्रित, यानी कि जिसमें सांस्कृतिक भी है और वो प्राकृतिक भी है। इसलिए टोटल यदि हम बात करें तो 34 और 7 41 और 1 42, यानी कि यूनेस्को के लिस्ट में 2023 तक कितने क्षेत्र शामिल किए जा चुके हैं, तो 42 किए जा चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों श्रेणियों में विश्व धरोहर स्थल रखता है। यानी कि जो दोनों की कैटेगरी में शामिल है, जो सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक भी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा केवला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिला, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं, ये वेस्ट बंगाल में है। वहीं यदि हम बात करें मानस वन्यजीव अभ्यारण्य की, जो कि कहां पर देखने को मिलेगा आपको, असम में। और काजीरंगा भी कहां पर देखने को मिलेगा, असम में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ताजमहल जो है इसके बारे में पूछा गया है कि इसे कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक, तो पहली बात, ताजमहल कहां पर है, तो ताजमहल आगरा में है। वहीं यदि देखा जाए तो कौन सी नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं देखा जाए तो कौन सी वास्तुकला का उदाहरण है ये, तो मुगल वास्तुकला का उदाहरण है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कौन सी वास्तुकला है ये, ताजमहल की यदि हम बात करें तो ये मुगल वास्तुकला का उदाहरण है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1983। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा स्थल गोवा से संबंधित है? आपको बताना है कि गोवा जो है वो कहां पर है, मतलब गोवा में कौन सा स्थल है जो कि कहीं ना कहीं विश्व धरोहर से संबंधित है। चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, सेंचुरी नेशनल पार्क, गोवा का किला, गेटवे ऑफ गोवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ए, चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, जो कि कहीं ना कहीं गोवा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, इंडिया गेट किसकी याद में बनाया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने भैया कि इंडिया गेट जो है वो किसकी याद में बनाया गया है? स्वतंत्रता सेनानियों की याद में, भारतीय नौसेना की याद में, महात्मा गांधी की याद में, प्रथम विश्व युद्ध के शहीद सैनिकों की याद में। तो प्रथम विश्व युद्ध के जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया है इंडिया गेट। ठीक, वहीं यदि हम बात करें, पहली बात आपको पता होना चाहिए, पहला विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। वहीं दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 के मध्य में हुआ था। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 7, लाल किला किस शहर में स्थित है? आगरा, दिल्ली, जयपुर, मुंबई। प्यारे साथियों, यहाँ पर लाल किले की बात हो रही है। एक लाल महल भी है जो कि आप लोगों से यहाँ पर पूछा नहीं गया है, आपसे पूछा गया है लाल किले के बारे में। तो इसका मतलब कहाँ पर है? यह है लाल किला, ध्यान रखिएगा, दिल्ली। लाल किला की यदि हम बात करें तो प्यारे साथियों आप लोगों को पता होगा, जो 500 रुपए का नोट है, इस 500 रुपए के नोट पर आप जिसका चित्र देखेंगे वो कौन सा चित्र मिलेगा? आपको लाल किले का चित्र मिलेगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, वहीं 200 रुपए के नोट पर यदि हम देखें तो 200 रुपए के नोट पर आपको किसका चित्र देखने को मिलेगा? तो उस पर आपको सांची स्तूप देखने को मिलेगा। कौन सा स्तूप? सांची स्तूप देखने को मिलेगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। अच्छा प्रश्न है, हवा महल की बात हो रही है तो हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है, जो कि कहीं ना कहीं जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। कौन सी सिटी? पिंक सिटी कहते हैं। और दूसरी बात आप लोगों को पता होगा, ये कहाँ का शहर है? राजस्थान का शहर है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो यहाँ पर सांची स्तूप की बात हो रही है मेरे प्यारे साथियों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है कि कहीं ना कहीं यदि हम बात करें, सांची स्तूप जो है इसका चित्र कितने रुपए के नोट पर है? तो 200 रुपए के नोट पर आप जो चित्र देखेंगे वो किसका चित्र देखने को मिलेगा आपको? तो वो देखने को मिलेगा आपको किसका? सांची स्तूप का। चलिए अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है उसकी यदि हम बात करें, ये सूर्य देवता को समर्पित है। और एक बहुत अच्छी बात यह कि जो 10 रुपए का नोट है, उस 10 रुपए के नोट पर आपको किसका चित्र देखने को मिलेगा? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका चित्र देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, प्राकृतिक धरोहर से संबंधित प्रश्न है जो कि आपको बताना है भाई। ठीक, चलिए प्रश्न है आप लोगों के सामने, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, एक सिंग वाले गेंडे के लिए, हाथी के लिए, शेर के लिए। यदि हम यहाँ पे बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कहाँ पर पड़ेगा? ये है असम में, और ये सबसे ज्यादा फेमस है एक सिंग वाले गेंडे के लिए। ठीक, वहीं शेर की यदि हम बात करें, यदि इसके आगे पीछे लिखा हो एशियाई, तो एशियाई शेर के लिए यदि हम बात करें तो कौन सा राज्य फेमस है? जो कि गुजरात है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल। प्यारे साथियों आप लोगों को पता होगा, एक है गंगा नदी और एक है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? एक है गंगा और दूसरी है ब्रह्मपुत्र। जब ये दोनों नदी मिलती है तो ये दोनों नदी जिस नाम से जानी जाती है उस नदी को हम बोलते हैं पद्मा, और पद्मा के नाम से दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, और ये जिस खाड़ी के आसपास है वो है बंगाल की खाड़ी। ठीक, दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना है, इस सुंदरवन डेल्टा में जो वनस्पति मिलती है वो मुख्य रूप से मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर आप लोगों के सामने जो बात आई है वो बात किसको लेकर आई है कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से पूछा जा रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? यह आपको बताना है कि जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये कौन से राज्य में स्थित है।
ठीक, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। तो ग्रेट हिमालयन की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन के लिए, बंगाल टाइगर के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, एशियाई हाथी के लिए। बहुत गजब का प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि केवलादेव के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। ये कहाँ पर है? राजस्थान में। ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों के बीच की कैटेगरी में आने वाला एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है? साइबेरियन क्रेन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है भाई, क्वेश्चन नंबर 16। कथकली नृत्य धरोहर या कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित प्रश्न है। तो कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो कथकली जहां का फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है, यह है केरल का। वहीं कर्नाटक की यदि हम बात करें तो यहाँ का जो फेमस आप लोगों को लोक नृत्य या देखने को मिलेगा वो है यक्षगान। ठीक, तमिलनाडु की यदि मैं बात करूं तो इसका है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक, और कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश का जो फेमस है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। ये सब वो प्रश्न है भाई जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। भारतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति कहां हुई? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। प्रश्न आया है, इसका उत्तर मैं आप लोगों को बताया हूं अभी थोड़ी देर पहले। तो अब आपको यहां पर बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न है भाई, क्वेश्चन नंबर 18। कुंभ मेला किस नदी के किनारे नहीं लगता है? गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती। बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पे कि कुंभ मेला कौन सी नदी के किनारे नहीं लगता है। ठीक, तो ये जिस नदी के किनारे नहीं लगता है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोदावरी। गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों के संगम पर लगता है कौन सा मेला? कुंभ मेला। ठीक, बाकी आप लोग देखेंगे भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? 4 स्थानों पर। कौन कौन से? एक है नासिक। ठीक, दूसरा यदि आप देखेंगे प्रयागराज, और प्रयागराज में इन तीनों नदियों के संगम पर लगता है। एक है उज्जैन, और एक स्थान जो है वो है हरिद्वार। ये चारों स्थान है जहां पर यदि आप देखेंगे तो आपको कुंभ मेले का आयोजन देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्योहार पंजाब से संबंधित है? ओणम, बैसाखी, पोंगल, दीपावली। ओणम की यदि हम बात करें तो ये जिस राज्य से संबंधित है वो राज्य है केरल। ठीक, वहीं पोंगल की यदि हम बात करें तो यह है तमिलनाडु से संबंधित, और वैशाखी की यदि हम बात करें तो ये जिस राज्य से संबंधित है वो राज्य है पंजाब। ठीक, दीपावली पूरे भारत में मनाया जाने वाला त्योहार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि हम बात करें एक और चीज कि पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा है, क्योंकि पंजाब वो राज्य है जहां से कितनी नदियों का उद्गम हुआ है, उद्गम नहीं सॉरी, यहाँ पर कितनी नदियों का प्रवाह है? तो 5 नदियों का प्रवाह होने के कारण इसका नाम पंजाब है। अब वो 5 नदी कौन कौन सी है शॉर्ट में मैं बता दूं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए भाई कि ये किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध। तो गुरु ग्रंथ साहिब की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एकदम सही एवं स्पष्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। गुरु ग्रंथ साहिब की बात हो रही है, तो एक और बात मैं बता दूं, यहां पर आप लोगों को पता होगा सिखों का जो पवित्र स्थल है वो कौन सा टेम्पल है? तो वो है गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल, जिसे कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा स्वर्ण मंदिर कहते हैं, जो कि कहां पर है? अमृतसर में है। अमृतसर यानी कि सिखों का पवित्र स्थल। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है 2023 तक? 2023 तक टोटल स्थलों की संख्या कितनी है? 38, 40, 42, 45। तो 2023 तक की बात हो रही है, तो प्यारे साथियों वो है 42। कितने हैं? 42 है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं, जो नवीनतम जो जोड़े गए थे 2023 तक, कौन सा भैया? नवीनतम। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक तो था धोलावीरा, धोलावीरा जो कि कहां पर था? धोलावीरा जो कि गुजरात में था। ठीक, और वहीं एक और था शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में, 2023 की बात कर रहा हूं, शांति निकेतन। तो शांति निकेतन कहां पर है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की विरासत के रूप में इसको शामिल किया गया था। निम्न में से कौन सा स्थल हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के अंतर्गत आता है? यानी कि हिल फोर्ट्स यानी कि ऊंचाई पर स्थित किले के रूप में आता है। चित्तौड़गढ़ किला, मेहरानगढ़ किला, आमेर किला, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि एकदम सही और सटीक जवाब है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। हर एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय जिस राज्य में स्थित है वो राज्य है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बिहार। इस विश्वविद्यालय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसकी स्थापना करने का जो श्रेय दिया जाता है गुप्त वंश के शासक जिनका नाम मिलता है कुमार गुप्त फर्स्ट, उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। और कहीं ना कहीं दूसरा आप लोगों को पता होगा, बख्तियार खिलजी जो है प्यारे साथियों, कौन सा? बख्तियार खिलजी, इसके द्वारा कहीं ना कहीं इसका क्या किया गया था? तो इसको ध्वस्त किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार के बारे में आप लोगों को बताना है कि चार मीनार जो है वो कहाँ स्थित है। ठीक, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई। तो बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन के मुताबिक इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैदराबाद में है। कहां पर है भैया? हैदराबाद में है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है इसको लेकर। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक जो भी चीजें बताई है वो सारी की सारी एग्जाम के ओरिएंटेड के हिसाब से बताई है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया हो। बस आप लोग क्लास को देखिए। यदि क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि आपको क्लास पसंद नहीं आ रही है। यदि वीडियो को लाइक करेंगे तो हम कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्न में से किसे सप्त ऋषि के नाम से जाना जाता है? सप्त ऋषि के नाम से किसको जाना जाता है ये आप बताइए भैया। 7 पवित्र नदियां, 7 प्राचीन विश्वविद्यालय, 7 पवित्र पर्वत, 7 पवित्र शहर। तो सप्त ऋषि के नाम से जिसको जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा 7 पवित्र शहर, जिन्हें कहीं ना कहीं किसके नाम से जाना जाता है? सप्त ऋषि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। रानी की वाव की यदि हम बात करें, जो 100 रुपए का नोट होता है, उस 100 रुपए के नोट पर जिसका चित्र बना हुआ है वो है रानी की वाव। चलिए अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है बी, यानी कि दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न है 28, निम्न में से किसे सफेद संगमरमर का मकबरा कहा जाता है? जो सफेद संगमरमर का मकबरा है वो बुलंद दरवाजा, ताजमहल, इत्माद उद दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताजमहल, जिसके बारे में आपको पता है कि कहाँ स्थित है, आगरा। ठीक, निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक, मुमताज बेगम की याद में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। ये सब ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो स्थित है ये कहाँ पर है बच्चों? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला में, हम्पी, खजुराहो, कोणार्क। तो कहीं ना कहीं गोमतेश्वर की जो मूर्ति है मेरे प्यारे साथियों, ये जिस स्थान पर है वो है श्रवणबेलगोला। और श्रवणबेलगोला कहाँ पर पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, जैन, केवल हिंदू, केवल बौद्ध, केवल जैन। तो यहाँ पर अजंता एलोरा की गुफा की यदि हम बात करें तो ये जिस धर्म से संबंधित है उस धर्म की यदि हम बात करते हैं, इसमें तीनों के तीनों धर्म शामिल है, हिंदू, बौद्ध और जैन। और वहीं दूसरी बात आपको ये पता है कि ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। और जो 20 रुपए का नोट है वर्तमान में, उस 20 रुपए के नोट पर यदि आप देखेंगे तो आपको यही चित्र देखने को मिलेगा। क्या? अजंता एलोरा की गुफाएं, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा स्थल 2021 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था?
2021 में यूनेस्को के लिस्ट में किसे शामिल किया गया था भाई, आपको बताना है। धोलावीरा रामप्पा मंदिर, ले कार्बुजिए के वास्तुकला कार्य, जयपुर शहर। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक, तो यहाँ पर 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि धोलावीरा। चलिए अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? और खजुराहो के जो मंदिर हैं ये कौन से शैली में बने हैं? तो आप लोगों ने यदि देखा होगा तो जो पंचशैली होती है उस पंचशैली में निर्मित है ये। ठीक सर, पंचशैली क्या होती है? तो जो खास मंदिर होता है, इस मंदिर के चारों ओर भी यदि आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मंदिर वगैरह देखने को मिलेंगे, इधर 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 चारों साइड मंदिर देखने को मिलेंगे। तो ये है मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा स्थल महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? यानी कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिमाचल प्रदेश। चलिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, बाबर ने। तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है प्यारे साथियों, वो जिस व्यक्ति ने करवाया था वो है अकबर। अकबर की बात करें हम तो अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी काल का स्वर्ण युग, हिंदी काल का स्वर्ण युग जिस व्यक्ति के काल को कहा जाता है वो व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति था कौन? अकबर। वहीं स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो किसके काल को कहा जाता है? शाहजहां के काल को कहा जाता है। और जिस व्यक्ति को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है वो व्यक्ति कौन था? औरंगजेब था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 36, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो मोहिनी अट्टम राज्य है ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल। चलिए अगला प्रश्न है, कालीघाट पेंटिंग किस शहर की लोक कला है? कोलकाता की, जयपुर की, मुंबई की, दिल्ली की। तो कालीघाट पेंटिंग जो है ये जिस शहर से संबंधित है वो शहर है आपके सामने कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। और कोलकाता शहर की यदि हम बात करें तो जिस नदी के किनारे बसा हुआ है वो है हुगली नदी। कौन सी नदी है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं 1911 से पहले की यदि हम बात करें, 1911 से पहले भारत की राजधानी जिसके रूप में हुआ करती थी वो था कोलकाता शहर। हालांकि 1911 के बाद भारत की राजधानी दिल्ली हो चुकी थी। चलिए, निम्न में से कौन सा त्योहार असम से संबंधित है? बिहू, पोंगल, ओणम, गणेश चतुर्थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम राज्य से संबंधित जो त्योहार है वो है बिहू। ठीक, वहीं ओणम कहाँ का है? तो यह है केरल का, आपको पता होगा। वहीं पोंगल कहाँ का है? तो यह है तमिलनाडु का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 4, 6, 8। तो मेरे प्यारे साथियों हर एक व्यक्ति को पता होगा वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो सबसे पहला वेद जो है वो है ऋग्वेद है, एक वेद जो कि यजुर्वेद है, ठीक, एक वेद जो कि सामवेद है, और एक वेद जो कि आप सभी जानते हैं अथर्ववेद है। इन सभी वेद में हम बात करें कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक, और सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद है। ऐसा वेद जिसमें तंत्र मंत्र के बारे में चर्चा की गई है, तो तंत्र मंत्र जादू टोना के बारे में बात की गई तो वो अथर्ववेद है। ऐसा वेद जिसमें संगीत के बारे में चर्चा की गई है, तो संगीत के बारे में चर्चा की जाने वाला वेद जो है वो है सामवेद है। ठीक, और ऐसा वेद जिसमें यज्ञ के बारे में चर्चा की गई है तो वो वेद हो जाएगा यजुर्वेद। और ऐसा वेद जिसमें प्राचीन परंपराओं के बारे में बात की गई है तो वो है ऋग्वेद। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, गुरु शिष्य परंपरा किससे संबंधित है? शिक्षा प्रणाली, नृत्य शैली, वास्तुकला, संगीत वाद्य यंत्र। तो देखो गुरु और शिष्य के बीच की जो परंपरा है ये जिससे जुड़ी हुई है वो है शिक्षा प्रणाली से जुड़ी हुई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, ग्रेट निकोबार द्वीप किस राज्य का हिस्सा है? अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। तो पहली बात तो ये कि ये कोई राज्य नहीं है, ये क्या है? तो ये एक यूटी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। और ये ग्रेट निकोबार द्वीप जिसका हिस्सा है बच्चों वो है अंडमान और निकोबार। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, अंडमान और निकोबार की राजधानी जो है वो कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है, ये आप लोगों को पता होगा, पोर्ट ब्लेयर। ठीक, यहीं पर आप लोगों को पता है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं ना कहीं काले पानी की जो जेल है, काले पानी की जेल, वो काले पानी की जेल यहीं पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है,
नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में? आपसे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पूछ ले, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले, तो आपका जवाब एक ही होगा, क्योंकि ये अलग अलग नहीं है। ठीक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न है, गिर वन किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? जो गिर वन है ये मुख्य रूप से जिस राज्य का हिस्सा है वो है गुजरात राज्य। ठीक, ये एशियाई शेर के लिए, बाघ के लिए, गेंडा के लिए, हाथी के लिए, तो गिर वन जिस जानवर का प्राकृतिक आवास है बच्चों वो है एशियाई शेर। चलिए अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो साइलेंट वैली की यदि हम बात करें, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिस राज्य में है भारत के, उसमें बात करें तो वो है केरल राज्य। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 45, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट, काजीरंगा, सुंदरवन, बांधवगढ़। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है वो है जिम कार्बेट। जिम कार्बेट का पुराना नाम आपसे पूछे कि पुराना नाम क्या था, तो जिम कार्बेट का पुराना नाम था बच्चों हेली नेशनल पार्क। किस नाम से जाना जाता था? ये हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। बीच में इसका नाम जिम कार्बेट हुआ, लेकिन अब वापस इसको किस नाम से जाना जाता है? तो अब इसको रामगंगा नेशनल पार्क कहते हैं। सर रामगंगा नेशनल पार्क क्यों कहते हैं? तो रामगंगा नेशनल पार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे रामगंगा नदी बहती है। सर कौन से राज्य में है ये? तो यह है उत्तराखंड में। ठीक, कौन से राज्य में? उत्तराखंड। वहीं सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, काजीरंगा आपको ध्यान होगा ये असम में है, और बांधवगढ़ ये एमपी में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 46, गोल गुंबज किस शहर में स्थित है? बीजापुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मैसूर। तो गोल गुंबज की बात हो रही है, तो गोल गुंबज भारत के जिस शहर में स्थित है वो है बीजापुर। कौन सा शहर है? बीजापुर। जैसे कि मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और ये भी बीजापुर भी कर्नाटक में है, लेकिन कर्नाटक के कौन सा शहर में? तो बीजापुर में है ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 47, जंतर मंतर किसने बनवाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने, अकबर ने, शिवाजी ने, टीपू सुल्तान ने। तो जंतर मंतर की गुफाओं के बारे में आपको पता होगा कि जंतर मंतर जो है वो किसने बनवाया था? तो राजा सवाई जयसिंह। ठीक, तो भारत में कितने स्थानों पर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में कितने स्थानों पर, ये एक अलग से प्रश्न है, कितने स्थानों पर जंतर मंतर की गुफा है? जंतर मंतर की गुफा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जंतर मंतर की गुफा जो है वो कितने राज्यों में है। ठीक, ये आपके सामने एक प्रश्न दे रहा हूं। चलिए, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, जयपुर। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब जो होने वाला है आपके सामने कि बुलंद दरवाजा जो है वो कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका 48 का ए यानी कि फतेहपुर सीकरी में। चलिए अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का वास्तुकार कौन था? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, महाराजा रणजीत सिंह, शाहजहां। तो देखो आप सभी लोग जानते हैं स्वर्ण मंदिर जो है वो कौन से धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। ठीक, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसके वास्तुकार के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही प्रश्न उत्तर हो जाएगा 49 का ए यानी कि गुरु अर्जुन देव। चलिए, विक्टोरिया टर्मिनस अब किस नाम से जाना जाता है? विक्टोरिया टर्मिनस की बात हो रही है तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल, हावड़ा जंक्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। चलिए, कुतुब मीनार के निर्माण में किस शैली की वास्तुकला देखी जा सकती है? द्रविड़, नागर, इंडो इस्लामिक, बौद्ध। तो कुतुब मीनार के निर्माण में जिस शैली की वास्तुकला देखी जा सकती है मेरे प्यारे साथियों वो है इंडो इस्लामिक। 51 का हो जाएगा सी। चलिए, निम्न में से किस स्मारक को मृतकों का शहर कहा जाता है? मतलब ऐसा शहर जिसे मृतकों का शहर कहा जाता है, तो गोल गुंबज, बीबी का मकबरा, नक्कार खाना, खुलदाबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि खुलदाबाद, जिससे कि मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जिसे भी मृतकों का टीला कहा गया है। क्या कहा गया है? मृतकों का टीला कहा गया है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की लोक कला है? यह भारतीय चित्रकला से संबंधित प्रश्न है।
बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो मधुबनी पेंटिंग की बात हो रही है तो ये भारत के जिस राज्य की लोक कला है वो है बिहार। चलिए, पट्ट चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, आंध्र प्रदेश से, केरल से। तो पट्ट चित्रकला जिस राज्य से संबंधित है ये आपको पता ही होगा, ये भारत के उड़ीसा राज्य से संबंधित है। चलिए, रुद्र वीणा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो रुद्र वीणा तंतु वाद्य है, वायु वाद्य है, घन वाद्य है, अवनद्य वाद्य है। तो रुद्र वीणा वाद्य यंत्र का प्रकार है, तो आपको बताना है किस प्रकार का है ये। तो ये तंतु वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, पखावज किस शास्त्रीय नृत्य में प्रयुक्त होता है? तो पखावज जो है ये कथक में प्रयुक्त होता है, भारतनाट्यम में, ओडिसी में, कुचिपुड़ी में। तो प्यारे साथियों, जैसे भरतनाट्यम के बारे में आपको पता है तमिलनाडु का फेमस है, कुचिपुड़ी आपको बताया आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसा जो है वो कहीं ना कहीं उड़ीसा का फेमस है। कथक की यदि हम बात करें तो ये कथक भी होता है, ये उत्तर भारत का फेमस है। कहाँ का है? उत्तर भारत का। कथक की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, यानी कि कथक। ठीक, कथकली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कथक की बात कर रहा हूं केवल। चलिए, 57, त्रिक्कुरल किस भाषा में लिखा गया है? त्रिक्कुरल तमिल, संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, यानी कि तमिल। चलिए, अगला प्रश्न है 58, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता आपको बताना है कि कौन है। ठीक, तो यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जयदेव, कालिदास, तुलसीदास, सूरदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गीत गोविंद के रचयिता ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयदेव, 58 का ए। चलिए, अगला प्रश्न है भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से संबंधित सिद्ध चिकित्सा पद्धति किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो सिद्ध चिकित्सा पद्धति का संबंध जिस राज्य से है बच्चों वो है भारत का तमिलनाडु राज्य। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है अष्टांग हृदय के रचयिता कौन है? तो अष्टांग हृदय के रचयिता चरक, सुश्रुत, वाग्भट, नागार्जुन। तो अष्टांग हृदय के जो रचयिता है उनका नाम है प्यारे साथियों वाग्भट, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, छठ पूजा मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? बिहार, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कहीं ना कहीं यदि हम बात करें तो जो पतंग महोत्सव है ये कहाँ का फेमस है? तो पतंग महोत्सव जो हो गुजरात का है। वहीं यदि हम बात करें महाराष्ट्र के बारे में तो जो शिवाजी महोत्सव है ये कहाँ का फेमस है? तो ये है महाराष्ट्र का। और ऐसे ही पंजाब की यदि हम बात करें तो वैशाखी जो उत्सव है ये यहाँ का फेमस है। ऐसा ही बिहार का जो फेमस है वो है कहीं ना कहीं छठ पूजा। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है 62, परंपरागत केरल कालीन निर्माण को किस नाम से जाना जाता है? कांथा, कसावू, पोथेरी, मधुराई। तो परंपरागत यानी कि जो पहले से चली आ रही परंपरा है उसके द्वारा केरल कालीन निर्माण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कसावू। चलिए, अगला प्रश्न है भारतीय पारंपरिक खेल से संबंधित वल्लमकली किस राज्य का पारंपरिक नौका दौड़ है? यानी कि वल्लमकली एक पारंपरिक नौका दौड़ है, यानी कि इसमें नाव की रेस होती है। ये कहाँ का है? केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल। चलिए, अगला प्रश्न है 64, गिल्ली डंडा खेल को किस राज्य में डांडी बियो कहा जाता है? जो गिल्ली डंडा होता है जिसे हम सामान्य रूप से खेलते हैं उसे किस राज्य में डांडी बियो कहा जाता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात, जिसे डांडी बियो कहा जाता है। अगला है फुलकारी कढ़ाई किस राज्य की पारंपरिक कला है? पंजाब की है, राजस्थान की है, गुजरात की है, बिहार की है। तो फुलकारी कढ़ाई किस राज्य की पारंपरिक कला है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब। चलिए, मुकुट शैली की साड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो मुकुट शैली की साड़ी कर्नाटक से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, केरल से। तो मुकुट शैली की साड़ी जिस राज्य से संबंधित है वो राज्य हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु। चलिए, अगला प्रश्न है भारतीय जनजातीय धरोहर से कि वर्ली पेंटिंग किस जनजाति से संबंधित है? जो वर्ली पेंटिंग है ये कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? गोंड, भील, संथाल, वर्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, यानी कि जो वर्ली जनजाति है उसी के द्वारा की जाती है। चलिए,
हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है जो बहुत बार आप पढ़ चुके हैं और यह आपको पता ही होगा। चलिए, प्रश्न है आपके सामने, डोसा का उद्भव स्थल माना जाता है। क्लास को खत्म करने से पहले हो सकता है आप लोगों को भूख लगाई होगी, इसलिए मैं डोसा लेकर आया हूं। तो डोसा का उद्भव स्थल किसको माना जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु। प्यारे साथियों, जो भारत की राष्ट्रीय धरोहर थी उससे संबंधित लगभग आप लोगों के सामने 70 क्वेश्चन हुए हैं। एक आध क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उस तरह से आप लोगों के सामने टोटल 70 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक, तो शुरू से लेके आखिरी तक यदि आपने क्लास को देखा है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से, शेयर करने से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। और अभी तक सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।